हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। इससे पहले हम लोग भारत के भूगोल में इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग उसी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट एक विस्तार से चर्चा करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो है, भारत की इंडस्ट्री का ये तीसरा वीडियो है। आपने अगर इससे पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं, हम लोग एक बहुत बेसिक चर्चा कर रहे हैं, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे और बहुत ज़्यादा हम उसे कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बना रहे हैं। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैप्स आपको पता होना चाहिए, हर एरिया के बारे में कुछ 3-4 शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो अब हम लोग, इससे पहले हमने मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, इससे पहले वाले वीडियो में भारत के नक्शे में लोकेट किए थे। एक सेकंड के लिए शॉर्ट के अंदर आपको बता दूं मैं, ये था दिल्ली, अंबाला, गुड़गांव, मेरठ वाला क्षेत्र। ये था गुजरात वाला क्षेत्र जहाँ पर अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वापी वो सब क्षेत्र आता है। यहाँ पर मुंबई, पुणे, नासिक और ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बेंगलुरु और तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। यहाँ पर केरला, और जब हम यहाँ से उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं तो यहाँ विशाखापत्तनम, गंतूर वाला क्षेत्र, भारत के पूर्वी क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार, और पश्चिम बंगाल के अंदर हुगली, हावड़ा वाला क्षेत्र। ये हमने मेजर इंडस्ट्रियल रीजन के एरिया को भारत के मैप में लोकेट करके पढ़ा था। अब जब हम लोग इसके अंदर बात करेंगे कि माइनर रीजन और कौन कौन से हैं जो कि भारत के अंदर इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, तो वो भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हमें कहलाता है अंबाला अमृतसर वाला क्षेत्र। जो ये सेकेंड वाला क्षेत्र है दिल्ली के पास, ये सहारनपुर, मुजफ्फरपुर वाला ये हमारा क्षेत्र कहलाता है। जबकि एमपी के अंदर अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर ये इंदौर वाला जो क्षेत्र आएगा, इंदौर, देवास और उज्जैन वाला क्षेत्र, ये भी एक छोटी इंडस्ट्री के लिए मतलब माइनर जो है इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर हम लोग इसको शामिल करते हैं। वहीं राजस्थान के अंदर हम लोग बात करेंगे तो जयपुर, अजमेर, कोटा और ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये भी माइनर इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर आते हैं। वहीं महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटका के अंदर हम बात करेंगे तो दक्षिणी महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर कोल्हापुर और कर्नाटका का पश्चिमी तट, ये भी माइनर इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि केरला के अंदर हमें मालाबार के तट जो है उसके समीप हमें कई प्रकार की छोटी छोटी इंडस्ट्रियां, चाहे वो रबर इंडस्ट्री हो, नारियल इंडस्ट्री हो या दूसरी मसाले बनाने की इंडस्ट्री हो, वो हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें इलाहाबाद, वाराणसी और इस वाले एरिया की, तो ये वाला एरिया हमें यहाँ पड़ेगा इंडस्ट्रियल रीजन उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद दुर्ग है, रायपुर है, कोरबा हुआ, ब्रह्मपुत्र वैली हुई, ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वैली है, यहाँ पर भी एक इंडस्ट्री डेवलप होती है। और ये वो सारे के सारे, ये देखिए उड़ीसा के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर है, कोरबा है, यहाँ पर भी हमें इंडस्ट्री देखने को मिलती है। और ये सारे के सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर माइनर और मेजर इंडस्ट्री भारत के अंदर डेवलप करती है या डेवलप हुई है। तो ये वो क्षेत्र हैं जिसको आपको मैप में लोकेट करना है, और आपको इसका मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए कि जब भी हम लोग बात करेंगे मुंबई, पुणे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस इंडस्ट्रियल एरिया या रीजन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली चर्चा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना औपनिवेशिक काल के से ही व्यापारिक महत्व के चलते इस प्रदेश में विकसित हुई थी। अब आप देखिएगा, औपनिवेशिक काल का मतलब है स्वतंत्रता से पहले, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने मुंबई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग वाली जो इंडस्ट्री है इसको डेवलप करना शुरू किया था, क्योंकि यहाँ का मौसम नम है, धागा टूटता नहीं है। दूसरा, भारत के पश्चिमी तट पर है, जहाँ से हमें पोर्ट के माध्यम से, शिप के माध्यम से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आसान होता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन था जहाँ पर बॉम्बे में तत्कालीन बॉम्बे के अंदर इंडस्ट्री को डेवलप किया गया था। निकटवर्ती क्षेत्रों से कच्चे माल के रूप में कपास की प्राप्ति हो ही जाती थी और व्यापारिक नगर के रूप में ये डेवलप था। और साथ ही साथ 1869 के अंदर स्वेज नहर का विकास हो चुका था, जिससे यूरोप से व्यापार की सुगमता और श्रम की उपलब्धता के बाद पश्चिमी घाट के अंदर जल विद्युत की उत्पत्ति भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो बेसिकली मुंबई वाला जो ये रीजन है, इसको सूती वस्त्र का हब बनने के लिए जो हमें टर्म्स एंड कंडीशन हमें मिलनी थी, जो हमें बेसिक इंफ्रा मिलना था, चाहे वो जलवायु वाला हो, चाहे वो नगरीकरण का हो, चाहे वहाँ से एक्सपोर्ट होने वाला
पोर्ट हो, चाहे भारत को यूरोप से जोड़ने वाली स्वेज नहर हो, सबके लिए ये बहुत सुगम हुआ। फिर आगे बात करें तो मुंबई हाई में पेट्रोलियम की खोज हुई, कच्चे तेल की खोज हुई और उसके उत्खनन से भी औद्योगिक विविधता में वहाँ पर मजबूती मिली। अब क्या होता है, जहाँ पर हमें पेट्रोलियम या खनिज तेल मिल जाता है तो वहाँ पे पेट्रो रसायन, जैसे जिन्हें हम लोग पेट्रोकेमिकल कहते हैं, जैसे वैसलीन हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, उनको भी डेवलप करना बहुत आसान हो जाता है वहाँ पर। साथ में प्लास्टिक उद्योग, फर्टिलाइज़र उद्योग, इंडस्ट्रीज़, ये सारे के सारे जो हैं वो वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तीसरा, वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है, जैसा कि आपको पता है। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रियाँ एक क्लस्टर बना लेती है वहाँ पर और एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में मुंबई को डेवलप करते हैं। तो इस प्रदेश में मुख्यतः मुंबई ठाणे, नासिक, शोलापुर और ये सारे के सारे ज़िले इसके अंदर मुख्य रूप से विकसित हैं। जबकि गौण रूप से देखें तो रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव आदि डिस्ट्रिक्ट तक भी ये रीजन फैला है। क्लियर बात है। तो अब आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि जब हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन की बात करेंगे, वहाँ पर कम से कम 1, 2 या 3 से ज़्यादा प्रकार की इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप होगी। वहाँ पर श्रमिकों का निवास होगा। बाहर से जो भी श्रमिक होंगे अलग अलग क्षेत्रों के, वो वहाँ पर प्रवास करके आए होंगे, वहाँ रह रहे होंगे, ठीक है। और वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो वहाँ पर डेवलप होती है। तो इस प्रकार के एरिया को हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में मान सकते हैं। अब बात करते हैं कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश की। ये भारत का नक्शा देखिए। इस भारत के नक्शे के अंदर आपको नक्शा मैं बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको दिमाग में उसकी छवि बन सके, इमेज बन सके। ये इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में ये वाला जो एरिया है ये कोलकाता हुगली वाला क्षेत्र कहलाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बताया हुआ है। हालांकि मैप क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आप इसको पहचान सकते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ कलकत्ता लिखा हुआ है जो आज के टाइम पे कोलकाता है। नीचे हल्दिया एक बंदरगाह है और ये एक रिवर जो यहाँ से बह रही है, आप इसे पहचानिए। मैप में देखिए यहाँ पे कौन सी 2 रिवर्स है, एक तो पश्चिम से पूर्व आ रही है, एक उत्तर से दक्षिण आ रही है। आप इसे मैप के अंदर पहचानिएगा तो आपको यहाँ पर भी एक इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होता हुआ दिखता है। बेसिकली यह औद्योगिक प्रदेश गंगा की वितरिका हुगली नदी के किनारे पर पश्चिम बंगाल के राज्य में विकसित हुआ है। कौन सी रिवर? हुगली रिवर। कलकत्ता हावड़ा का यह क्षेत्र जो है औद्योगिक प्रदेश की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और हुआ करता है, दोनों ही दृष्टि से। चाहे हम लोग औपनिवेशिक काल की बात करें, चाहे वर्तमान काल की बात करते हैं, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है। हुगली नदी जो है वो इसको सबसे सस्ता जल परिवहन उपलब्ध कराती है। क्लियर है। और साथ साथ औद्योगिक जल की आवश्यकता भी यहाँ से पूरी हो जाती है। और कोलकाता के से आप ये देखिएगा औपनिवेशिक काल में जब ये राजधानी बना हुआ था तो नगरीकरण और जो हमें फैसिलिटी अर्बन एरियाज़ में मिल सकती है वो सारी की सारी फैसिलिटी हमें यहाँ से मिलने लगी। चाहे वो कच्चे माल की फैसिलिटी हो, रेलवे की फैसिलिटी हो या हमें श्रम की फैसिलिटी हो। और दूसरी बात है कि पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के साथ साथ झारखंड का जो क्षेत्र है, इन दोनों ही क्षेत्रों में असीम मात्रा में, भारत में भरपूर मात्रा में यहाँ पर कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे बेसिक जो है मिनरल्स या रिसोर्सेज हमें कहें, वो हमें किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो मेजर रिसोर्सेज हैं उसके अंदर ये हम लोग इसे काउंट करते हैं, जो हमें यहाँ से मिल जाता है। जैसा कि इसमें मैंने लिखा रखा है कि कच्चे माल के रूप में आसपास के क्षेत्रों से, जैसे पूर्वी बंगाल से जूट, पूर्वी बंगाल का मतलब हुआ बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है वहाँ पर वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो जब पार्टीशन होता है तो भारत का 80 से 90% जूट इंडस्ट्री वो बांग्लादेश में चली गई है। तो वहाँ से जूट, छोटा नागपुर का पठार इसके बिल्कुल समीप लगता है, वहाँ से लौह अयस्क, दामोदर घाटी जो है वहाँ से यहाँ पे कोयले की आपूर्ति हो जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे घने बसे हुए राज्य हैं भारत के, वहाँ से श्रम की आपूर्ति हो जाती है और इस प्रकार से एक इंडस्ट्रियल रीजन को ईंधन प्राप्त होता है। बेसिकली कोई भी इंडस्ट्रियल रीजन है उसे सरवाइव करने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता है और जिस क्षेत्र में या जिसके आसपास के क्षेत्र से इन सभी चीज़ों की आपूर्ति हो जाए तो वो क्षेत्र बहुत आसानी से इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में डेवलप हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में या फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भारत में हर क्षेत्र इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है।
लेकिन जो है उसके पीछे के कुछ कारण हैं। जब हम लोग यहाँ बात करते हैं, वर्तमान में यहाँ के उद्योगों में जूट के अलावा सूती वस्त्र, कागज, इंजीनियरिंग, विद्युत, रसायन, दवा, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और कई प्रकार के उद्योग यहाँ पर डेवलप हैं। कोलकाता एक इंटरनेशनल पोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पतन है एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के चलते इस प्रदेश के उत्पादित माल को वृहद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उपलब्धता मिल जाती है। आप देखिए, कोलकाता से जब हम लोग बात करेंगे, चाहे वो रेलवे जंक्शन हो, तो भारत का हर क्षेत्र वहाँ से जुड़ा हुआ है। और अगर हम लोग इंटरनेशनल की बात करेंगे तो बांग्लादेश से वो सीमा लगा रहा है, उत्तर में चीन से सीमा, और फिर हम लोग बात करेंगे कि समुद्र के माध्यम से ये संपूर्ण विश्व बाजार से इसका जो पोर्ट है वो इसकी इंडस्ट्रीज़ को जोड़ता है। ठीक है, और अब इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, चाहे हावड़ा हो, हल्दिया हो, ठीक है, शिवपुर हो, निहाटी हो, हुगली हो, बेलूर हो, श्यामगढ़ हो, ये सारे के सारे एरिया जो है इस इंडस्ट्रियल रीजन के छोटे छोटे एरिया हैं जिसको समाहित करके ये पूरा एक क्षेत्र बनता है। बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। सबसे पहले पता होना चाहिए बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है। सोचिए, देखिए और बताइए। इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास कपास उत्पादन क्षेत्र में होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से शुरू होता है। ठीक है, वर्तमान में यह प्रदेश बेंगलोर जो है देश की सॉफ्टवेयर राजधानी, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सिलिकॉन वैली है क्या, मतलब है कहाँ पर, वर्ल्ड में सिलिकॉन वैली कहाँ है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये देश की सॉफ्टवेयर कैपिटल या यूँ कहें आईटी कैपिटल माना जाता है। और इस औद्योगिक प्रदेश में परंपरागत रूप से तो सूती वस्त्र, हाथकरघा और रेलवे के डब्बे, डीजल इंजन, रेडियो एवं हल्के और भारी इंजीनियरिंग उपकरणों का विकास किया जाता था। परंतु वक्त के बदलने के साथ साथ यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और ये इंडिया का आईटी हब बन जाता है। आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर बात है। जैसे कि आज हम लोग मोबाइल फ़ोन की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, नेटवर्किंग की बात करें, तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री जो है बेंगलुरु के अंदर क्लस्टर बना करके मिलती है हमें। ठीक है, फिर अब हम लोग बात करेंगे गुजरात की। अच्छा एक सेकेंड, मैंने अभी आपको यहाँ पूछा सिलिकॉन वैली कहाँ है और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि साइलेंट वैली कहाँ है भारत में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव रूप में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, सिलिकॉन वैली, साइलेंट वैली, तो ये आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सा एरिया कहाँ है और इसको ये उपमा क्यों दी जाती है। फिर हम लोग बात करेंगे गुजरात औद्योगिक प्रदेश की। तो इस औद्योगिक प्रदेश की भी शुरुआत लगभग 19वीं सदी में यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के चलते हुआ, और इसके पीछे का कारण क्या होगा, कपास सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा जलवायु, नम जलवायु, तीसरा तट के समीप होने के कारण, क्योंकि ये पोर्ट है तो इसे इंडस्ट्रियल मार्केट मिलना है। ठीक है, तेल भंडारों की खोज एवं परिशोधनशालाएं, मतलब ऑयल रिफाइनरी की स्थापना से औद्योगिक विविधीकरण प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है कि सूती वस्त्र तो यहाँ पर था ही, साथ में जब हमें तेल की खोज हो गई इसके तट के सहारे, गुजरात में ऑयल रिफाइनरी किस क्षेत्र में है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख के बताएंगे। तो तेल भंडारों की खोज एवं परिशोधनशालाएं मतलब होता है ऑयल रिफाइनरी, कच्चा तेल निकाला जाता है ज़मीन से, उसे रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल अलग, डीजल अलग और पेट्रोकेमिकल्स अलग। तो उस क्रूड ऑयल से जो हम लोग बाकी सारी चीज़ें निकालते हैं उससे कई प्रकार के उद्योग विकसित होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक उद्योग हो, उर्वरक उद्योग हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स हो। तो यहाँ वाले इस वाले क्षेत्र को, गुजरात वाले क्षेत्र को भी काफ़ी सारी विविधताएं हासिल हुई है। और विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए कांडला जो पोर्ट है, गुजरात का जो कांडला पोर्ट है, उसके विकास ने भी इंडस्ट्री को मजबूत किया है। यहाँ पे कोयली एवं जामनगर में इंडस्ट्रियल रिफाइनरी है, जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर है। और स्थापित होने के कारण पेट्रो रसायन एवं अन्य संबंधित उद्योग, जैसा कि मैंने बता दिया, प्लास्टिक, रंग रोगन आदि। और इस प्रदेश के जो केंद्र है, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, अहमदाबाद होगा, वडोदरा होगा, भरूच होगा, कोयली, आणंद, खेड़ा, जामनगर, सूरत, राजकोट, वलसाड़, ये सारे के सारे क्षेत्र इस गुजरात वाले इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर ही आएंगे। किसी भी एरिया में जब भी आप इस प्रकार के चैप्टर पढ़ते हैं तो आप तो एक तो मैप और दूसरा वहाँ पे इंडस्ट्री अगर डेवलप हो रही है तो क्यों हो रही है, ऐसे हमें कौन कौन से कारक हैं
और दूसरा कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे। बस ये 2-3 चीज़ें आपको पता हो जाए तो आप कोई भी बड़े से बड़ा उत्तर लिख सकते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, इस औद्योगिक प्रदेश का विकास इसके पृष्ठ प्रदेश में विस्तृत रूप से बेसिकली छोटा नागपुर पठार जहाँ है वहाँ पर हमें विशाल मात्रा में कोयले के भंडार और लोहे के भंडार मिलते हैं। लोहा मतलब लोह अयस्क, आयरन ओर के भंडार मिलते हैं। साथ में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन सभी क्षेत्रों के अंदर हमें सस्ता श्रम भी मिलता है। तो फिर और क्या चाहिए। इंडस्ट्री के लिए, एनर्जी को पूरी करने के लिए कोयला मिल रहा है और लोहा किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास भी बहुत अच्छे से हो सकता है। मोटर वाहन इंडस्ट्री का विकास भी यहाँ बहुत अच्छे से हो सकता है। और लोहे के साथ साथ अन्य कई सारे धात्विक खनिज भी यहाँ मिलते हैं, जैसा कि दामोदर घाटी से कोयला एवं झारखंड तथा ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र से लौह अयस्क एवं अन्य धात्विक और अधात्विक खनिज की प्राप्ति के चलते लौह इस्पात उद्योग और अन्य भारी उद्योगों का यहाँ पर विकास हुआ है। अच्छा, अभी झारखंड के अंदर एक टाटा नगर है। टाटा नगर को टाटा नगर क्यों कहते हैं, इसका पुराना और असली नाम क्या था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर इसके अंदर कई सारे लौह इस्पात केंद्र स्थापित हुए हैं, जैसे बरनपुर, कुल्टी, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे स्थापित होते हैं। यह प्रदेश पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में, उड़ीसा के उत्तरी भाग में, झारखंड राज्य में स्थापित है। और इसमें अन्य क्षेत्रों के साथ साथ रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, चाहे वो झारखंड के हों, ओडिशा के हों, छत्तीसगढ़ के हों या फिर दक्षिणी बिहार और बंगाल के हों, ये सारे के सारे क्षेत्र हमें छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बताते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल जो रीजन है, यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं विनिर्माण जो इंडस्ट्री को डेवलप करने के बजाय यहाँ से कच्चा माल को लेकर के और जो राज्य पोर्ट के आसपास हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप करते हैं। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या क्रिएट करता है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि आप अगर यहाँ से रिसोर्सेज ले रहे हैं तो इंडस्ट्री भी आप यहीं स्थापित कीजिए, ताकि हमारे को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, साथ में हमारे क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। देखिएगा, जहाँ पर भी इंडस्ट्री डेवलप होती है वहाँ सिर्फ इंडस्ट्री का ही हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, अन्य बहुत सारी चीज़ें, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, लाइट हो, इन सब चीज़ों की व्यवस्था भी अपने आप होती है। तो इंडस्ट्री, तो भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर हम लोग बात करें विशाखापत्तनम गंतूर औद्योगिक प्रदेश की, तो विशाखापत्तनम आपको पता है किस पोर्ट पे है, भारत के पूर्वी तरफ है या पश्चिमी तरफ है। विशाखापत्तनम भारत के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास इसके पृष्ठ प्रदेश में खनिजों के भंडार, जैसे कि गोदावरी बेसिन में कोयला और अन्य प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विशाखापत्तनम में जो है पतन के अलावा और भी कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे डेवलप हुई है। प्राकृतिक पोर्ट इसको यहाँ पे प्राप्त होता है। विशाखापत्तनम के अलावा मछलीपत्तनम भी यहाँ पे एक पोर्ट है। साथ में सस्ता श्रम और बाजार की उपस्थिति ने इस क्षेत्र को एक अच्छा इंडस्ट्रियल लोकेशन दिया है। कच्चे तेल का यहाँ पर आयात करके उसका परिशोधन भी किया जाता है, उसको रिफाइन करके पेट्रोकेमिकल समेत अन्य उद्योगों की स्थापना भी इस क्षेत्र में की जाती है। और यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशाखापत्तनम हो गया, विजयनगर हो गया, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, गुंटूर, कर्नूल, ये जो एरिया हैं ये आपकी एटलस में, ऑक्सफोर्ड वाली एटलस देखिएगा या कोई सी भी एटलस में आपको ये सारे के सारे पॉइंट मिल जाएंगे। इन सभी पॉइंट को गोला मारना है और इन सबको मिलाते हुए एक बड़ा गोला बना करके आपको उस औद्योगिक रीजन को अपनी एटलस के अंदर लोकेट कर लेना है। अब हम लोग बात करेंगे गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश की, भारत के उत्तर में है। इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बाजार। अन्य कारकों में श्रम के अलावा भाखड़ा नांगल से प्राप्त जल विद्युत शक्ति, पानीपत, फरीदाबाद से प्राप्त ताप विद्युत शक्ति इसमें महत्वपूर्ण है। हमें क्या क्या चाहिए, देखिए, हमें चाहिए श्रम। तो दिल्ली वाले क्षेत्र में श्रम की पूरी तरह से उपलब्धता है। हमें चाहिए बाजार, बाजार वहाँ भरपूर है, वो स्वयं एक बाजार है और वहाँ से इंटरनेशनल मार्केट को वो जो है पोर्ट और एयरपोर्ट के माध्यम से जोड़ देते हैं। पोर्ट तो हमें चाहे तो गुजरात का पोर्ट ले लीजिए या दूसरे पोर्ट, वरना इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं।
साथ में हमें चाहिए एनर्जी, तो भाखड़ा नांगल से जल विद्युत हमें प्राप्त हो सकती है, पानीपत फरीदाबाद से हमें ताप विद्युत शक्ति प्राप्त हो सकती है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के भंडार वाले क्षेत्रों से काफ़ी दूर होने के कारण इस क्षेत्र में विशाल एवं भारी विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना नहीं हुई है। मतलब जब हमें बड़ी मैकेनिकल इंडस्ट्री लगानी है बड़ी बड़ी, तो उसके लिए तो हमें बहुत सारे खनिज संसाधनों की आवश्यकता होती है, एनर्जी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ पर ये सब नहीं है। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्लस्टर्स के रूप में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर डेवलप होती है। और इसके अंदर हम लोग देखें तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से चमड़े की प्राप्ति होती है। आगरा, मथुरा में भी जो है चमड़ा उद्योग, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये जो पाइपलाइन से मथुरा रिफाइनरी को कच्चे तेल की आपूर्ति यहाँ से हो रही है। और पेट्रोकेमिकल के अलावा भी यहाँ पर चाहे तो शुगर इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, होजरी वस्त्र, इन सभी की सभी इंडस्ट्री यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अंतिम, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश की। केरल राज्य में विकसित है यह औद्योगिक प्रदेश। बेसिकली यहाँ पर बागानी कृषि, बाग के रूप में जो एग्रीकल्चर किया जाता है, और घनी जनसंख्या के बसाव के कारण अच्छा खासा बाजार, तटीय अवस्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कनेक्टिविटी, ये सारी की सारी चीज़ों ने यहाँ पर इंडस्ट्री को डेवलप किया है। कोयला क्षेत्र से दूर है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी हमें जल विद्युत से प्राप्त हो जाती है। लौह अयस्क और अन्य खनिजों क्षेत्रों से दूर होने के कारण यहाँ पर भारी इंडस्ट्री या मैकेनिकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कोच्चि नाम की एक जगह है, कोच्चि नाम का एक पोर्ट है, जहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी के कारण यहाँ पर अन्य पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियाँ भी यहाँ पर डेवलप होती है। इस क्षेत्र के अंदर कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोच्चि, अल्लापुझा आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ पर हमें मिलते हैं। क्लियर है? ये हो गए हमारे इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। इसके अलावा हम लोग देखें अगर लघु औद्योगिक प्रदेशों की, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ मैप में। अब हम लोग लिस्ट के माध्यम से एक बार देख लें और आप अपने आप को मैप से कनेक्ट करते हुए सोचिए कि आप वहाँ पहुँच पा रहे हैं क्या। अम्बाला, अमृतसर पंजाब में, दिल्ली औद्योगिक प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर क्षेत्र ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, अम्बाला औद्योगिक प्रदेश के जस्ट पूर्व में, इंदौर, देवास, उज्जैन मध्य प्रदेश में, जयपुर, अलवर, अजमेर ये सारा का सारा क्षेत्र राजस्थान में, कोल्हापुर और दक्षिणी कन्नड़ ये मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी तट पर और कर्नाटका के पश्चिमी तट के समीप, उत्तरी मालाबार और मध्य मालाबार केरल के मालाबार के तट के समीप ये वाला क्षेत्र मिलता है। आदिलाबाद, निजामाबाद ये तेलंगाना में मिलेगा आपको। इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद और उसके आसपास के एरिया के अंदर आपको एक क्षेत्र मिलता है। भोजपुर, मुंगेर क्षेत्र बिहार में है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्गापुर, बिलासपुर और कोरबा ये वाले जो क्षेत्र है इनको आप मैप में ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न बैठता है, 100% बैठता है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी भी एक इंडस्ट्रियल रीजन है। यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी, चाय उद्योग और अन्य प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट किया जाता है। भारत के औद्योगिक प्रदेश का यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को देखने के बाद अपनी एटलस को थोड़ा सा मार्किंग कीजिए, एटलस में इन सबको लोकेट कीजिए। और अगर आपने इतना बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एटलस के माध्यम से और कुछ फैक्ट के माध्यम से अगर हमने सीख लिया, तो हम लोग 200 शब्दों से लेकर 500 शब्दों तक का उत्तर आराम से किसी भी परीक्षा में लिख पाएंगे। इनमें से कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और मेहनत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।